सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, वेबसाइट मैंने बताया था कल भी कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम कहते हैं एक वेबसाइट। ठीक है, डिफरेंट वेब पेजेस को जब हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो उस वो क्या बनती है, एक वेबसाइट बन जाती है। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज किसी भी वेबसाइट का एक पेज को कहते हैं। जिस तरह हम मल्टीपल पेपर्स को मिला के इकट्ठा करके एक रजिस्टर बनाते हैं ना, इसी तरह मल्टीपल वेब पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनाते हैं हम। ठीक है, अब डिफरेंट पेजेस क्या हो सकते हैं? ये एक वेब पेज है। ठीक है, जिस तरह ये एक हमारा होम पेज है तो ये एक वेब पेज ये भी होगा, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक नया वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं साथ ही यूआरएल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये एक नए वेब पेज पे चला जाता है, ये उसी वेब पेज पे ओपन नहीं होता। ठीक है, ये एक नया वेब पेज है और ये एक सेपरेट यूआरएल में जाके ओपन होता है। ठीक है, अब मैं इस पे अगर अगेन क्लिक करूँगा तो ये अगेन होम पेज पे आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट ये कह सकते हैं कि मल्टीपल वेब पेजेस को मिला के हम एक वेबसाइट बनाते हैं और उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो भी वेबसाइट के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स में देख लेते हैं। एक हमारे पास होती है ब्लॉग वेबसाइट, एक होती है ई कॉमर्स और एक होती है पर्सनल पोर्टफोलियो और एक होती है बिजनेस वेबसाइट। अब ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग जैसे मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई है, इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ, क्लिक करके इसको खोलता हूँ तो ये जो है ना हमारे पास एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ आएगा। तो इस वेबसाइट को जिसमें हम आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, ब्लॉग्स में हम आर्टिकल्स वगैरह अपने पब्लिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरी कौन सी है? ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन सी वेबसाइट आ जाती है जिसमें हम जो है अपने कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह वेबसाइट के थ्रू जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टॉप पे आ जाती है दराज डॉट पी के, उसके बाद आ जाती है ऑलएक्स, उसके बाद अमेजोन वगैरह डिफरेंट हमारे पास जो है वेबसाइट्स ई कॉमर्स के रिलेटेड हमें मिल जाती हैं। इसमें क्या होता है, हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें अपनी जो भी प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि दराज एक मल्टी प्रोडक्ट वेबसाइट है। ठीक है, इसमें लोग आते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। हम अपने लिए भी एक वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी कोई भी हमारी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स हैं तो हम उनको अपलोड करके वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फेमस ब्रांड्स हैं, उनकी एक अपनी वेबसाइट होती है। अब वो दराज की तरह तो नहीं ना होती कि उधर हर कोई जाके अपना सेलर अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे। उनकी अपनी वेबसाइट होती है और वो अपनी ही प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, तो इन वेबसाइट को हम कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद होता है पर्सनल पोर्टफोलियो। अब पर्सनल पोर्टफोलियो कहता है, पर्सनल पोर्टफोलियो जैसे ये एक मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। इसमें क्या होता है, इसमें हमने अपने अबाउट बताना होता है। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें हम अपने अबाउट, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सर्विसेज, अपने स्किल सेट के बारे में बताते हैं। यानी कि अपने अबाउट हम जितना कुछ है वो उस वेबसाइट में हम कंटेंट अपलोड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो अपनी किसी न किसी वेबसाइट पे या ड्रिबल पे या बिहेंस पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं जिनको वो बाद में किसी क्लाइंट को शोकेस कर सकें या किसी एचआर को शोकेस कर सकें। तो इन वेबसाइट्स को हम कहते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। ठीक है, सिंपल पोर्टफोलियो क्या होता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स को रख सकता हूँ। अब मैं गिटहब को भी अपना पोर्टफोलियो कह सकता हूँ। ठीक है, और मैं अगर इंस्टाग्राम पे अपने प्रोजेक्ट्स या लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट्स की वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ तो मैं उसको भी, लिंक्डइन भी बेसिकली टाइप ऑफ हमारा पोर्टफोलियो ही होता है। लेकिन इस वेबसाइट को जो हम स्पेशल वेबसाइट अपने अबाउट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है बिज़नेस वेबसाइट। अब बिज़नेस वेबसाइट क्या होती है? बिज़नेस वेबसाइट होती है किसी भी बिज़नेस के रिलेटेड वेबसाइट। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई कंपनी है। ठीक है, अब मैं उसके अबाउट कोई वेबसाइट बनाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे खोल के रखी हुई है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसकी वेबसाइट है। ठीक है, अब ये क्या है? ये बिज़नेस वेबसाइट है। इन्होंने अपनी जो है बिज़नेस के रिलेटेड जो भी ये सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसके रिलेटेड अपनी इन्होंने वेबसाइट बना के रखी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे पोर्टफोलियो का एक सेपरेट सेक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स में थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट जो है काम किस तरह करती है। अब वेबसाइट काम करने का मेथड हम देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्वर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड द टॉपिक हाउ डज अ वेबसाइट वर्क। ठीक है, और सबसे पहले हम सर्वर को देखते हैं कि सर्वर क्या होता है। सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस हो सकती है जहाँ पे हम अपना डाटा अपलोड करके रख देते हैं। ठीक है,
अब होता क्या है कि हम किसी भी पीसी को या किसी भी डिवाइस को, मेरा ये लैपटॉप है, मैं इसको भी सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है? अब मैं उसको लोकल सर्वर भी बना सकता हूँ और लाइव सर्वर भी बना सकता हूँ, ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करूँगा, अपना डाटा वगैरह रखूँगा उस सर्वर पे, ठीक है? तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक सर्वर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा सारा डाटा वगैरह पड़ा हुआ है। अगर किसी को भी डाटा चाहिए होगा, तो वो वहाँ से आके मेरे सर्वर, जिस चीज़ को मैंने सर्वर बनाया होगा, वहाँ से आके डाटा लेगा और अपना काम जो है ना वो कर लेगा। तो इस चीज़ को हम सर्वर कहते हैं। बेसिकली सर्वर, जैसे कि नीचे मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब होता है कि लाइक किसी चीज़ को सर्व करना। जब हम कोई चीज़, हमें कोई डाटा चाहिए होता है, हम सर्वर के पास आते हैं कि हमें ये डाटा चाहिए, तो सर्वर हमें उस डाटे के साथ सर्व करता है, ठीक है? एक मीडियम है जो हमें हमारा डाटा या रिसोर्सेज़ वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं कि एक वेबसाइट जो है काम किस तरह करती है। अब वेबसाइट जो काम करती है वो करती है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, ठीक है? अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि हमारे पास एक सर्वर होता है, सर्वर में हमारे पास बेसिकली फाइल्स वगैरह, हमारी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी थी। अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, ठीक है? उसकी सिंगल फाइल भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है? तो अब वो फाइल्स क्या करते हैं, हम किसी न किसी सर्वर पे रख देते हैं ताकि हर बंदा उसे एक्सेस कर सके। अब हम उसे रखते हैं लाइव सर्वर पे, ठीक है? एक होता है हमारे पास लोकल होस्ट और एक होता है लाइव होस्ट। अब लोकल होस्ट में क्या होता है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपनी इसी डिवाइस में उसे एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन लाइव होस्टिंग क्या होती है, जिसमें मैं किसी न किसी सर्वर पे, किसी न किसी पब्लिक सर्वर पे उसे अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से हर बंदा उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, उन वेबसाइट की फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? अब मेरा लैपटॉप, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है? अब मेरा लैपटॉप क्या होगा, एक क्लाइंट होगा, इसमें मैं ब्राउज़र में जाके लिखूँगा वेबसाइट का नाम। अब ये क्या करेगा, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। अब सर्वर कहाँ पे होते हैं? सर्वर डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, ठीक है? अब जैसे इंडिया का सर्वर है, यूके का सर्वर है, नीदरलैंड का सर्वर है, पाकिस्तान का आई डोंट नो है कि नहीं है। तो डिफरेंट रीजन्स के जो है ना सर्वर अवेलेबल हैं। अब ये क्या करते हैं, ये नियर बाय जो सर्वर होता है उस पे जाता है, रिक्वेस्ट लेके ब्राउज़र हमारा रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि इस नाम के एड्रेस पे जो हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो मुझे चाहिए। तो सर्वर क्या करता है, उस रिस्पॉन्स में वो फाइल्स प्रोवाइड कर देता है और वो ब्राउज़र हमें वेबसाइट के तौर पे दिखा देता है, ठीक है? अच्छा, अब इसको हम यहाँ से समझते हैं कि वेबसाइट और डोमेन वगैरह क्या होता है। अब पहले क्या होता था, जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, तो क्या होता था, जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हमारी एक कॉलोनी होती है, ठीक है? सोसाइटी होती है, उसमें हमारे जो घर होते हैं उनका एड्रेस होता है, ठीक है? हर घर का एक अपना एड्रेस होता है। इसी तरह क्या होता था, जब हम अपनी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करते थे तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता था जिसे हम कहते थे आईपी एड्रेस, ठीक है? हर वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता था। आईपी एड्रेस क्या होता है, 192.68.001.002.10, इस तरह के आपने एड्रेसेस देखे होंगे। अब उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। हर वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता था। अब होता क्या था, स्टार्ट में ये प्रॉब्लम थी कि जब भी हमें कोई वेबसाइट चाहिए होती थी, हमें उसका ब्राउज़र पे जाके आईपी एड्रेस लिखना होता था उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है? अब जब हम आईपी एड्रेस को ब्राउज़र में एंटर करते थे, अब क्या करता था, हमारा ब्राउज़र जो है रिक्वेस्ट करता था सर्वर में पड़े हुए डीएनएस के। हर सर्वर का एक अपना डीएनएस होता था, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? ये क्या करता था, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करता था कि मुझे इस आईपी एड्रेस पे जो भी फाइल्स पड़ी हैं वो रिटर्न कर दो, ठीक है? अब सर्वर देखता था कि इस एड्रेस पे कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, वो रिटर्न कर देता। अब मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसका मैंने सर्वर पे अपलोड किया है और उसका एड्रेस आ गया है 192.68.001.10.2, ठीक है? उसका आईपी एड्रेस ये है सर्वर पे मेरे। अब मैं क्या करूँगा, मैं सेम आईपी एड्रेस अपने ब्राउज़र पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। अब एंटर करूँगा, तो मेरा ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि इस आईपी एड्रेस पे जो वेबसाइट पड़ी है, मतलब जो मेरी वेबसाइट थी, वो मुझे रिटर्न कर दो। अब वेबसाइट वो वाली रिस्पॉन्स के तौर पे वेबसाइट की फाइल्स हमें प्रोवाइड करेगा हमारे ब्राउज़र को, और हमारा ब्राउज़र उस फाइल्स में जितना भी डाटा है, वो हमें ब्राउज़र पे दिखा देगा, ठीक है? अच्छा, अब होता क्या था कि इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमें अगर डिफरेंट वेबसाइट, अब पता नहीं कितनी हज़ारों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, ठीक है? करोड़ों पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, बट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो हमें हर एक का आईपी एड्रेस जो है याद रखना पड़ता था, ठीक है? तो अब होता क्या था, अब हमें ना हर एक का आईपी एड्रेस जो है ना याद रखना पड़ता था। तो उसका सॉल्यूशन, अब वो ज़ाहिर बात है जो कि पॉसिबल नहीं था कि इतनी वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डोमेन नेम सिस्टम जो है ना हमें इंट्रोड्यूस करवाया,
जिसमें क्या होता था कि हम जो आईपी एड्रेस होता था, उसको कोई ना कोई नाम दे देते, उसके रेफरेंस में कोई ना कोई हम उसको डोमेन नेम दे देते थे, ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप लोगों को बताया है कि मैंने वो रखा है, मैं सर्वर पे उसका आईपी एड्रेस वो है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको नाम दे देता हूँ मुबशर डेव डॉट कॉम, ठीक है, या इस तरह के मुबशर नोमान डॉट कॉम। तो इसका मैंने उसे एक डोमेन नेम दे दिया कि इस आईपी एड्रेस को मैंने एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर दिया, तो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम सर्च करूँगा ब्राउज़र पे, तो मैं अपने नाम के साथ सर्च करूँगा, ठीक है। अब जब डोमेन नेम वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या होता था, फिर डीएनएस आया, ठीक है, सर्वर पे डीएनएस आ गया, डोमेन नेम सिस्टम। अब हर सर्वर का डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या करता है कि वो उस डोमेन नेम के रेफरेंस में जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, वो भेजता है, वो बताता है सर्वर को कि इस डोमेन नेम के रेफरेंस में ये आईपी एड्रेस है, और इस आईपी एड्रेस की जो भी फाइल्स हैं वो जो है क्लाइंट हमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो वो क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स में उस आईपी एड्रेस पे पड़ी हुई फाइल्स रिटर्न कर देता था। अब जो ब्राउज़र है वो ये रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू या एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट के थ्रू, डिफरेंट रिक्वेस्ट, ये हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके थ्रू जो रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करता है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब होस्टिंग क्या होता है, हमने डोमेन को तो देख लिया है, ठीक है, कि ये डोमेन होती है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डॉट और इधर डॉट कॉम से पहले ये जो होता है, इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। और ये टीनी डांसिंग हॉर्स डॉट कॉम, इस पूरे को मैं कहूँगा डोमेन, ठीक है, इस पूरे को कहूँगा डोमेन। और इन सिंपल टीनी डांसिंग हॉर्स को मैं कहूँगा डोमेन नेम, ठीक है। ओके, डोमेन का भी हो गया। अब होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग बेसिकली कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर जिन्हें हम कहते हैं, लाइक होस्टिंगर्स हैं, गोडैडी है, ठीक है, उसके अलावा नेमचीप है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विसेज किस चीज़ की प्रोवाइड करते हैं, ये कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट दो, हम उसे अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे, ठीक है, हम उसे होस्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश कर देंगे, आप हमसे हमारी सर्विसेज परचेज करो। अब हमें क्या होता है, हमें वेबसाइट को लाइव करने के लिए कि उसे हर बंदा एक्सेस कर सके, हमें उसे किसी न किसी सर्वर पे होस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। अब जब होस्टिंग तो परचेज कर ली हमने, अब हमने अपनी वेबसाइट को कोई ना कोई नाम भी देना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। अब इसके लिए वेबसाइट को हमने हर बंदे के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग, ये दो चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं। जब हम ये दो चीज़ें परचेज करेंगे, इसके बाद हम अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल फॉर एवरीवन बना सकेंगे कि उसे हर बंदा उस नेम के साथ आके कहीं से भी बैठा उस चीज़ को, उस वेबसाइट को सर्च करके उसका कंटेंट देख सकता है, उसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा देख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेबसाइट, और वेबसाइट किस तरह काम करती है इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ओके, अब ये एक उसके छोटा सा कह लो कि इंटरफेस सा उन्होंने दिखाया है कि अब वेब नोट्स डॉट कॉम है, इसके रेफरेंस में ये वाला आईपी एड्रेस जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये वेबसाइट का मतलब आईपी एड्रेस के रेफरेंस में हमारा डोमेन नेम जो है ना वो पड़ा होता है। ओके, तो ये अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसका कह लो कि प्रैक्टिकल इंटरफेस, कि इसमें क्या है, ये मैं हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया है कि अपने फाइल्स को वेब होस्ट पे जो है मैंने होस्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये वेबसाइट्स के विजिटर्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी डोमेन नेम जो है, जो मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, वो अपने ब्राउज़र में टाइप किया, सर्च किया। अच्छा, अब ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की सर्वर के पास, ब्राउज़र आया सर्वर के पास, ये मैं बैठा हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट इस सर्वर पे अपलोड कर दी है। इन्होंने सर्च किया ब्राउज़र से, ब्राउज़र आया वेब सर्वर के पास कि भाईजान इस डोमेन नेम पे जो भी वेबसाइट पड़ी हुई है वो मुझे दिखा दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फाइल्स सेंड कर देगा हमारे ब्राउज़र को, और ब्राउज़र उस फाइल्स का डाटा हमें दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। ओके, अब आ जाते हैं कि हमारे फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज़, हमें एचटीएमएल सीखनी है। दुनिया में कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जो एचटीएमएल के बगैर हो, ठीक है। स्टार्ट में सबसे पहले आई ही एचटीएमएल थी और सिंपल वेबसाइट्स बनती होती थी। अब इसका डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा कि एचटीएमएल का डिफरेंस और सीएसएस में और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब एचटीएमएल क्या होती है, एचटीएमएल हमारी वेबसाइट का रॉ डाटा होता है, ठीक है। अब रॉ डाटा क्या होता है, रॉ डाटा ये होता है कि एक ऐसा डाटा है जिसके बगैर कोई भी चीज़ बन नहीं सकती, ठीक है। अब जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है, उसको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, वो एक नेसेसरी मटेरियल होता है जिसके बगैर प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती, ठीक है। इसी तरह हमारी
वेबसाइट बनाने के लिए हमें एचटीएमएल नेसेसरी है। अब एचटीएमएल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने इमेज शो करवानी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एचटीएमएल के थ्रू इमेज शो करवाऊँगा। मैंने कोई उधर कंटेंट लिखना है, मैंने लिखना है दिस इज़ मुबशर नोमान, ठीक है? मैंने वो एचटीएमएल के थ्रू जाके लिखना है। मैंने लिखना है आई एम अ रिसेंट ग्रेजुएट ऑफ यूआईटी लाहौर, ठीक है, फ्रॉम कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूआईटी लाहौर, ठीक है? तो वो मैंने एचटीएमएल के थ्रू जाके लिखना है। जो भी कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट में जा डालना है, जो भी डाटा मैंने अपनी वेबसाइट में डालना है, वो मैंने एचटीएमएल के थ्रू डालना है, ठीक है? इसलिए एचटीएमएल इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, बिकॉज़ एचटीएमएल के बगैर हम अपनी वेबसाइट में कोई भी डाटा नहीं डाल सकते, ठीक है? अब जब भी मैं इसमें बता दूँ कि जब भी हमें क्या कहते हैं ना, सर्वर रिटर्न करता है हमारी फ़ाइल और ब्राउज़र हमें वेब जो फ़ाइल दिखाता है, वो हमें दिखाता है एचटीएमएल की, ठीक है? अब जो दूसरी फ़ाइल्स होती हैं ना, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वगैरह की, वो हमारी एचटीएमएल फ़ाइल्स के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है? अब वो लिंक के थ्रू उन फाइल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, एचटीएमएल उन्हें खुद ब खुद एक्सेस करके उस हिसाब से उसकी वर्किंग करके हमें जो है हमारे ब्राउज़र पे दिखा देती है। सो बेसिकली हमें जो चीज़ दिख रही होती है वो एचटीएमएल फाइल ही दिख रही होती है और मेन फाइल index.html के नाम से होती है। वही फाइल हमें हमारे ब्राउज़र पे दिख रही होती है। ओके। अब एचटीएमएल तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बाद सीएसएस हमें चाहिए होती है एक फ्रंट एंड डेवलपर को। सीएसएस क्यों चाहिए होती है? सीएसएस बेसिकली एक स्टाइलिंग लैंग्वेज कह लो, ये स्टाइल शीट इसे हम कहते हैं, इसे लैंग्वेज नहीं कहते हम, ठीक है? इसका मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है? अब ये क्या करती है, ये हमारी एचटीएमएल की जो वेबसाइट है उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। मतलब डिज़ाइन हमने जो भी वेबसाइट का इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, यूआई डिज़ाइन करना होता है, वो हम स्टाइल किससे करते हैं? सीएसएस से करते हैं, ठीक है? उसके लिए उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। अब जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है? जावास्क्रिप्ट कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए, इस बटन पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है कि हमारी किसी भी चीज़ को डायनामिज़्म प्रोवाइड करती है। अब डायनामिज़्म क्या होता है कि कोई ना कोई हमारी जो भी प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी चीज़ है, उसमें कोई ना कोई एक्शन परफ़ॉर्म हो रहा है। एक्शन परफ़ॉर्म से क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मेरी वेबसाइट में क्या एक्शन परफ़ॉर्म हो सकता है? मैं कहता हूँ जी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक जो है ना स्क्रीन ये वाली पॉपअप हो जाए, ठीक है? जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, तो मेरे सामने एक लॉगिन फॉर्म जो है ना पॉपअप हो जाए। मैं जावास्क्रिप्ट पे जाके ऑन क्लिक का फंक्शन लगाऊँगा और मेरे सामने वो जो है स्क्रीन पॉपअप होके आ जाएगी। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये 3 चीज़ें नेसेसरी होती हैं जो हमें सीखनी मस्ट हैं एक फ्रंट एंड डेवलपर को, ठीक है? अब ये 3 चीज़ सीख लेते हो आप, जो है ना फ्रंट एंड डेवलपर हो, ठीक है? अब बाकी चीज़ें जो हैं वो कह लो कि एक्स्ट्राज़ में आ जाती हैं। जैसे हम पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करते हैं ना, इस तरह एक फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर कह लो कि हम अपनी स्किल सेट के ऊपर टॉपिंग करते हैं फ्रेमवर्क्स को सीख के। अब सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हम सीख लेते हैं, उसमें आ जाता है हमारे पास बूटस्ट्रैप आ जाता है, टेलविंड आ जाता है, उसके बाद मटेरियल यूआई आ जाता है और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट इन डिमांड जो है वो बूटस्ट्रैप और टेलविंड है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जिसमें रिएक्ट आ जाता है, एंगुलर आ जाते हैं, व्यू जेएस आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट इन डिमांड जो है वो रिएक्ट और एंगुलर है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत गिटहब सीखना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम जो भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाएँ, गिट और गिटहब सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएँ वो हम अपना गिटहब पे अपलोड करते रहें, ठीक है? तो ये बेसिकली एक छोटा-सा कह लो कि रोड मैप कह लो या एक नेसेसरी स्किल सेट कह लो जो एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ज़रूरी होता है। ओके। अब हम जाते हैं सबसे पहले एचटीएमएल में कि एचटीएमएल क्या होती है। एचटीएमएल का बता तो दिया मैंने आपको बेसिक आइडिया कि किस लिए ज़रूरी होती है और क्या होती है, ठीक है? अब एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? इसके थ्रू हम अपने ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको हम कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप के लिए यूज़ होती है और इसमें हम कोई भी कंटेंट वगैरह डालना अपनी वेबसाइट में वो इसके थ्रू डालते हैं, ठीक है? और स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? मतलब स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अब मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरह ये एचटीएमएल स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज कि ये वेब पेज क्रिएट करने के लिए एक ज़रूरी है। अब वेब पेजेस क्रिएट करना मतलब वेबसाइट को क्रिएट करना, ठीक है? एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं, एक वेब पेज भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम एक वेब पेज होना लाज़मी होता है, ठीक है? एचटीएमएल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह होगा, मतलब कौन सा टेक्स्ट पहले आएगा, कौन सा टेक्स्ट बाद में आएगा, कौन सी इमेज बाद में आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ये चीज़। एचटीएमएल कंसिस्ट्स ऑफ
सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने वेबसाइट में कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे ब्राउज़र को बताती है कि हमने कि डाटा जो है वो किस तरह डिस्प्ले करवाना है। अब डाटा किस तरह डिस्प्ले करवाना है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कौन-सा टेक्स्ट पहले शो करवाना है, कौन-सा बाद में शो करवाना है, इमेज कहाँ पे शो करवानी है। लाइक मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है? तो वो एचटीएमएल में सबसे पहले मैं अपना नाम लिखूँगा एलिमेंट के ज़रिए जो है ना, ठीक है? तो ये ब्राउज़र को बताती है कि कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले करना है। अब मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा-सा डिफरेंस बताया हुआ है कि मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करने के लिए होती है। जैसे हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट प्रेज़ेंट करते हैं, मतलब कंटेंट ऐड करते हैं, तो एक टाइप ऑफ प्रेज़ेंट ही कर रहे होते हैं हम, क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्राउज़र पे आके प्रेज़ेंट ही होगा ना। तो मार्कअप लैंग्वेज कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने के लिए यूज़ होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मार्कअप लैंग्वेज है ये इंटरप्रेटेड बाय ब्राउज़र, ये ब्राउज़र पे हम इसे चलाते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे हम कंपाइलर्स के थ्रू कंपाइल करते हैं, ठीक है? और मार्कअप लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, एचटीएमएल, एक्सएमएल और एक्सएचटीएमएल आ जाती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है? ओके। तो ये बेसिकली थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि एचटीएमएल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है, ठीक है? और सीएसएस उसकी प्रेज़ेंटेशन के लिए यूज़ होती है कि वो दिखेगी कैसे चीज़, ठीक है? मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया है, अब उस टेक्स्ट का कलर कैसे होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, उसका लाइन हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है? सो ये चीज़ें हमारे सीएसएस जो है ना, उस चीज़ को डिफ़ाइन करती है। अब जावास्क्रिप्ट उसको कोई ना कोई बिहेवियर ऐड करने के लिए कि मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक्शन परफ़ॉर्म हो जाएगा, तो इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है? ये थोड़ा-सा उसका विजुअल डिस्प्ले भी हम देख सकते हैं कि एचटीएमएल बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह जिस तरह एक ढांचा होता है, और सीएसएस अब हमने सीएसएस अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐड हो जाती है। जब जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सो ये तीनों के दरमियान छोटा-सा एक डिफरेंस है। ओके। अब ये चीज़ें हमने करनी कहाँ पे, वेब डेवलपमेंट करनी कहाँ पे? अब इसके लिए हमें जो है कोई ना कोई एडिटर चाहिए होगा, ठीक है? तो इसके लिए फेमस एडिटर्स हैं, नोटपैड है, सबसे पहले स्टार्ट में ज़्यादातर लोग नोटपैड पे ही करते होते थे, ठीक है? उसके बाद डिफरेंट दूसरे एडिटर्स आ गए हैं, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, सब्लाइम टेक्स्ट, एटम, और इसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो लेकिन बट इसमें से हम जो है ना विजुअल स्टूडियो वीएस कोड जिसे हम कहते हैं, उसे हम चूज़ करेंगे। अब इसको हम क्यों चूज़ करेंगे? इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं, इसमें हमें एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, ठीक है? इसमें और बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनके थ्रू हम जो है ना मतलब ईज़िली कोडिंग को हमारे आसान बना देते हैं, और हम जो है ना फास्टेस्ट कोडिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने इंस्टॉल किस तरह करना है, ठीक है? ओके। अच्छा, अब मैं इनको बंद कर देता हूँ, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इधर लिखना है वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है? वीएस कोड डाउनलोड लिखना है, और ये वाली वेबसाइट आएगी, आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है? मैं इसका जो है लिंक आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, अगर लिनक्स है तो इधर से आपने डाउनलोड कर लेना है, और विंडोज़ है तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से डाउनलोड करके आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? सो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल पड़ा है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आपने इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। अब जब इंस्टॉल करते वक़्त ना आपके पास एक ना वो स्क्रीन आएगी जिसमें ना चेक बॉक्सेस बने होंगे ऊपर-नीचे, ठीक है? वो आपने सारे चेक बॉक्सेस को जो है ना चेक कर लेना, मतलब उन सब पे क्लिक कर लेना है। अगर उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जो अनचेक्ड होंगे, आपने उनको भी जो है ना चेक कर लेना है, ठीक है? अब उसके फ़ायदे क्या होंगे? उसके फ़ायदे एक तो ये होंगे कि उसमें होगा कि ओपन इन द फ़ोल्डर, इस तरह करके होगा, और इस तरह के मल्टीपल होंगे जो अनचेक्ड होंगे, आपने उनको भी चेक कर लेना है, ठीक है? अब विजुअल स्टूडियो कोड हमारा इंस्टॉल हो जाता है, तो हम इसको जो है यहाँ से जाके ओपन कर लेंगे। हो जा भाई। ओके। अच्छा, 2 दफ़ा हो गया। तो इसको हमने ओपन कर लेना है, ठीक है? अभी हमारे पास सिंपल ना आ जाएगा इस तरह, अगर आप लोगों के पास, हाँ, इसी तरह ही आएगा हमारे पास। जब आप लोग इंस्टॉल करोगे इसको तो ये इस तरह आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि इसमें यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी न्यू फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है? अब ये पूछ रहा है कि किस तरह की फ़ाइल बनानी है, लेकिन इसका बेटर वे पता है क्या होता है? इसका बेटर वे ये होता है, आप इसको इस तरह ऑन करने के बजाय ना, मैं दिखाता हूँ कि इसको आपने किस तरह ऑन करना है।
इसको आपने कोई ना कोई फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? मैंने ये न्यू फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है? और मैं इसको ओपन करता हूँ। हो जा यार, क्यों नहीं हो रहा? लैपटॉप में खुला ही इतना कुछ है तो वो स्लो डाउन होई जा रहा है। अच्छा, अच्छा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पे जब फ़ोल्डर खोल लेना है, जो भी फ़ोल्डर आपने अपने प्रोजेक्ट का बनाना होगा वो फ़ोल्डर खोल लेना है। उस पे राइट क्लिक करोगे तो ये जब आपने वो सारे चेक बॉक्सेस को चेक किया होगा ना, तो ये आपके पास ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब आपने ओपन विद कोड पे क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, इस फ़ोल्डर के अंदर आपके वीएस कोड को ओपन कर देगा। अब ये देखो, अब ये मेरे पास जो है ना, ये न्यू फ़ोल्डर 2 वाला फ़ोल्डर खुल गया, उसके अंदर वीएस कोड खुला है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस फ़ोल्डर के अंदर कोई नया फ़ोल्डर बना सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्लिक करके मैं फ़ाइल से बनाऊँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ index.html। अब मैंने ये इसको index.html की फ़ाइल बना ली है, ठीक है? अब इंडेक्स क्यों नाम रखा है मैंने, ये चीज़ जो है ना मेन क्वेश्चन है कि इंडेक्स ही क्यों नाम रखा है? मैं कुछ और भी रख सकता था। हाँ, मैं कुछ और भी रख सकता था, बट हमारा जो ब्राउज़र होता है उस पे जो फ़ाइल रिटर्न होती है वो मेनली index.html की होती है। यानी कि वो इस फ़ाइल को हमारी मेन फ़ाइल, जैसे आप कहते हैं ना, जिस तरह एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन होता है, जिसे हम कहते हैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, एचओडी, ठीक है? इसी तरह हमारे जो भी हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है उसकी जो मेन हेड फ़ाइल होगी वो index.html ही होगी, ठीक है? सबसे पहले कोई भी चीज़ एक्सेसिबल जो होगी वो होगी index.html होगी हमारी, ठीक है? इसलिए आपने index.html की फ़ाइल ही मेन फ़ाइल बनानी है और अपनी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो आपने इस वेबसाइट में रखना है। जो उसके दूसरे पेजेज़ हैं वो आपने दूसरे एचटीएमएल की फ़ाइल्स बना के उसमें रख देनी है, ठीक है? अब मैंने ये बना लिया, अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम रख देता हूँ सीएसएस, ठीक है? और जस्ट अ मिनट, मुझे ज़रा 2 मिनट दें। अब वो बोलना ना, अब आपकी मेहरबानी ना, ओ आ जाते हैं, उन्हें ऊपर सोने लगे हैं, चुप कर दो एक। अच्छा, आप लोग क्या पूछ रहे हैं? लेकिन वो तो एक्सटेंशन से देख लेगा, ब्राउज़र की एचटीएमएल फाइल है तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। नहीं, नाम हम अपने दूसरे पेजेस का कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारी फ़ाइल होगी एचटीएमएल की फ़ाइल उसे हम index.html ही देंगे। ये एक कह लो कि नोमेनक्लेचर भी है, और दूसरा ये चीज़ है कि जो हमारी मेन फ़ाइल रिटर्न होती है वो index.html की होती है। अब हम क्या करते हैं, index.html में अपनी दूसरी एचटीएमएल की फ़ाइल जो हैं वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? लिंक टैग के थ्रू जो है हम अपनी दूसरी एचटीएमएल फाइल्स, अपनी दूसरी सीएसएस फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स जो हम उसके थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो जो मेन फाइल हमारी रिटर्न होती है वो index.html की फाइल ही रिटर्न होती है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम अपने एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है? अब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ से जो है ना तंग करेगी, जो बिल्कुल ही बेसिक बिगिनर है और स्टार्ट से सीख रहे हैं, उनको ये थोड़ा-सा तंग करेगा कि ये क्या चीज़ है। इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे, अभी आपने सिर्फ़ इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है कि ये किस तरह हमारे एचटीएमएल में स्ट्रक्चर डिफ़ाइन होता है, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास आती है डॉक टाइप डॉट एचटीएमएल, डॉट नहीं होता, डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है?
अब ये क्या चीज़ होती है, ये हमारे डिफ़ाइन करती है कि हम एचटीएमएल का 5th वर्ज़न जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा एचटीएमएल टैग आता है, ठीक है? उसके बाद हमारा हेड टैग आता है। अब हेड टैग के अंदर हम अपनी डिफरेंट सीएसएस और जेएस फाइल्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो बॉडी होती है ना, हमारी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है? अब इस चीज़ को समझने से पहले जो है ना, आपको सबसे पहले एलिमेंट और एट्रीब्यूट का डिफरेंस समझना होगा, ठीक है? कि एलिमेंट और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा अब एलिमेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ टैग है, ये h1 एक टैग है। अभी ये क्या है, ये क्या करता है, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए आपने इसको समझना, ये एक टैग है। और एचटीएमएल जो बेस्ड होती है वो टैग्स के ऊपर होती है कि एचटीएमएल के अंदर हमने जितना भी कंटेंट डालना है वो टैग्स के थ्रू डालना है। मैंने कोई टेक्स्ट डालना है तो वो मैंने पैराग्राफ टैग के थ्रू डालना है, मैंने कोई हेडिंग डालनी है तो वो मैंने एच टैग के थ्रू डालनी है, h1 h2 h3 h6 तक होती हैं। और मैंने कोई इमेज डालनी है तो वो मैंने इमेज टैग के थ्रू डालनी है, ठीक है? ताकि हमारी एचटीएमएल को पता चल सके कि हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे सिंपल मैं अगर कंटेंट लिखता जाऊँ, ठीक है? मैं ऐसे लिखता जाऊँ, एचटीएमएल को क्या पता क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं image.com इस तरह करके कुछ लिंक डाल देता हूँ। अबे इसको थोड़ी ना पता है कि एडिटर को थोड़ी ना पता है कि ये भाईजान मैंने ये लिंक डाला हुआ है, ठीक है? अब इसको बताने के लिए हमें जो है ना, हमें टैग्स चाहिए होते हैं। अब टैग्स जो है ना, हमें हमारी एचटीएमएल को बताते हैं कि हम क्या चीज़ डाल रहे हैं, हमारा कंटेंट किस टाइप का है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि एक टैग में हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे अगर हमने कोई भी टेक्स्ट डालना है ना, सिंपल टेक्स्ट, अब टेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही देखो, अब ये हमारे पास एक हेडिंग टेक्स्ट है और ये एक सिंपल टेक्स्ट है जो जेनेरिक सा टेक्स्ट जिसे हम कह सकते हैं, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि सिंपल टेक्स्ट को डालने के लिए हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं पी। अब ये होती है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के इस तरह हमने करके एक पैराग्राफ टैग कंप्लीट करना होता है, ठीक है? ये हमारे पैराग्राफ टैग का सिंटैक्स है, ठीक है? ये हो गया ओपनिंग टैग, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने कुछ भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है? और उसके बाद मैंने क्या करना होता है, मैंने एक क्लोजिंग टैग डाल देना होता है उसी का। अब क्लोज़ किस तरह करते हैं उस टैग को, उसको हम ये स्लैश के थ्रू क्लोज़ करते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको हम इस स्लैश के थ्रू जो है अपने टैग को क्लोज़ करते हैं। अब टैग को क्लोज़ करना नेसेसरी इसलिए होता है कि यहाँ पे बताना होता है, जिस तरह हम फुल स्टॉप किस लिए लगाते हैं? हम बताते हैं ना कि फुल स्टॉप के थ्रू के हमारा सेंटेंस जो है वो एंड हो गया, ठीक है? इसी तरह हमने बताना होता है कि अब हमारा यहाँ पे टेक्स्ट एंड हो गया है, ठीक है? अब देखो मैं इसकी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अब अगर मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँ, ठीक है? आगे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है? अब ये मुझे हेडिंग में डालनी थी, ठीक है? तो अब एचटीएमएल को तो नहीं ना पता चला, या एडिटर को तो नहीं ना पता चला कि यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो गया। अब उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग डालना होगा, उसके बाद मैं हेडिंग टैग डालूँगा, ठीक है? h1, और फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो अब एडिटर को पता चलेगा कि ये मेरे पास यहाँ तक पैराग्राफ वाला टेक्स्ट था और यहाँ पे मेरे पास हेडिंग वाला टेक्स्ट था। तो ये जिस टैग को हमने ओपन करना होता है, उस टैग को हमने क्लोज़ भी करना होता है। बट यहाँ पे कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो यानी कि सेल्फ क्लोज्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल्फ क्लोज्ड टैग्स, ठीक है? अब सबसे पहले हम एचटीएमएल एलिमेंट्स देख रहे थे। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बेसिकली कोई भी टैग, उसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर जितना भी कंटेंट है और उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, उन सबको मिला के कहते हैं एक एलिमेंट, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पैराग्राफ वाला टेक्स्ट खत्म हो गया, यहाँ पे यानी कि पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट था उसका काम खत्म हो गया। मैंने टैग्स भी डाल लिए, मैंने कंटेंट भी डाल लिया, जितना काम था खत्म हो गया। तो अब इस पूरे हिस्से को मैं क्या कहूँगा, ये मेरा एक एलिमेंट है, ये एक सेपरेट एलिमेंट है और ये एक सेपरेट एलिमेंट है, ठीक है? तो इस पूरे टोटली कंटेंट प्लस टैग को मैं क्या कहूँगा कि ये मेरा क्या कहते हैं ना एलिमेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट है, ठीक है? ओके। अब ये हमारे कुछ बेसिक टैग्स हैं, ठीक है? एचटीएमएल टैग। अब एचटीएमएल टैग इसको हम कहते हैं रूट एलिमेंट, ठीक है? रूट एलिमेंट टैग या रूट एलिमेंट इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे एडिटर को बताती है कि हम यहाँ पे एचटीएमएल लिखना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब मैं सिंपल इस तरह करके कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसे नहीं पता चलेगा। जब मैं एचटीएमएल लिख के एचटीएमएल टैग डालूँगा तब हमारे इस एडिटर को पता चलेगा कि मैं यहाँ पे एचटीएमएल लिखने वाला हूँ, ठीक है?
उसके बाद हमारा होता है हेड टैग। अभी इसको हम ऐसा-ऐसा करके समझेंगे कि किस तरह होता है कि जब मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करूँगा, ठीक है? ये इस तरह पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसका बना के, तो ये बारी-बारी इसको समझाऊँगा टैग्स को, जो हमारे जनरल टैग्स हैं। तो ये टाइटल टैग है, बॉडी टैग है, H1, P1, P टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास होते हैं जी कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स जिन्हें हम कहते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है ये मेटा, ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, इमेज टैग और इनपुट टैग, ठीक है? तो ये हमारे कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है? ओके। सो अब हम जाते हैं वीएस कोड में, अब हम इन चीज़ों को समझते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब ये चीज़ हमें क्या होता था कि हम नोटपैड पे जाते थे, तो हमें एक-एक टैग जो है वो खुद लिखना पड़ता था, ठीक है? ये एक-एक चीज़ जो है खुद लिखनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे वीएस कोड ने हमारे लिए आसानी कर दी है कि हम शिफ्ट दबा के 1 दबाते हैं, तो हमें ये एमिट एब्रीविएशन दिखाता है। अब एमिट क्या होता है? एमिट होता है कि कुछ ना वीएस कोड ने कोड स्टोर करके रखा होता है, सेव करके रखा होता है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में वो हमें कुछ न कुछ उसकी एब्रीविएशन दिखा रहा होता है। तो हमें उसने इसके एक्सक्लेमेशन मार्क से इसकी एब्रीविएशन दी हुई है। जब मैं इसको एंटर करूँगा, तो मेरे पास ये जो जनरल हमारा एचटीएमएल का सिंटैक्स होता है, वो हमें खुद ब खुद लिख के दे देता है। खुद ब खुद ही लिख के देता है, हमें खुद लिखना नहीं पड़ता, ठीक है? अब हमें इसको लाइन बाय लाइन जो है ना समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। ओके। ओके। तो अच्छा, अब सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते हैं, ठीक है? एचटीएमएल के 5th वर्ज़न से पहले हम इसको नहीं लिखते थे, हम सिंपल यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन ये लिखना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हम बताते हैं कि हम एचटीएमएल का 5th वर्ज़न जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो है एचटीएमएल और उसका 5th वर्ज़न इसको जो है ना इंडिकेट करता है कि हम इसका 5th वर्ज़न यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद देखो हमारा आ गया एचटीएमएल टैग, यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब आपने सीक्वेंस चेक करना है, देखना है कि कहाँ पे ओपन हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है? क्लोज़ हो रहा है। यहाँ पे ओपन हो रहा है और सबसे पहले ओपन हुआ है। अब ये तो सेल्फ क्लोजिंग था ना, इसको सेपरेट कर दो। ये चीज़ जो है ना सिर्फ़ एक वर्ज़न को इंडिकेट करती है कि हम एचटीएमएल का 5th वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा एचटीएमएल स्टार्ट हो रहा है और इसको हम सबसे एंड पे क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब उसके अंदर हम आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है। अब ये देखो, इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक हमारे पास आ जाता है हेड सेक्शन, एचटीएमएल टैग डाला, उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं, एक हेड टैग और एक हमारे पास बॉडी टैग, ठीक है? अच्छा, अब हेड टैग क्या होता है? हेड टैग होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना एलिमेंट्स आते हैं। हम क्या होते हैं कि ये हमारे हेड को डिफाइन करता है एचटीएमएल के, ठीक है? इसमें कुछ भी हम डालेंगे वो हमें हमारे ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। अब उससे पहले हम कंटेंट देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने गो लाइव पे क्लिक करना होता है, ठीक है? आपके अगर आप पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आपने यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेनी है एक्सटेंशन, ठीक है? ये वाली एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी लाइव सर्वर नाम की, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आएगा, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? जब आप इसको इंस्टॉल करोगे एक दफ़ा वीएस कोड को बंद करके दोबारा चला लेना है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे फाइल्स पे जाके जो है ना फाइल पे जाके ऑटो सेव को ऑन किया हुआ है। अब मुझे कंट्रोल एस करके बार-बार अपनी फाइल को सेव नहीं करना पड़ता, ये मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये खुद ब खुद सेव कर देती है, ठीक है? मुझे इसको सेव नहीं करना पड़ता। यहाँ से हम अपनी फाइल्स पे दोबारा जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इस गो लाइव पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरा एक लोकल सर्वर पे मुझे वेबसाइट रन करके दिखा देगा। ये हमारा वीएस कोड का फीचर है, ठीक है? अगर हम इसी को नोटपैड पे कर रहे होते, तो हमें फ़ाइल को ब्राउज़र पे रन करना पड़ना था। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो मैंने ये index.html की फ़ाइल बनाई, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई और मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर आपको बना के दिखाया था सीएसएस नाम का, वो फ़ोल्डर भी वीएस कोड ने हमारी इस डायरेक्टरी में बना दिया। अब जब हम नोटपैड पे कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि हमें वो सर्वर पे नहीं चला के देता। अब ये देखो, इसने जो है ना हमारा इस सर्वर पे चला दिया है, ठीक है? इस सर्वर पे हमारी एचटीएमएल फ़ाइल जो है चला दी है index.html, ठीक है? अब हमें क्या होता था, हमें इस तरह इस पे डबल क्लिक करके अपनी वेबसाइट को ऑन करना पड़ता था। अब ये देखो, अब मैंने डबल क्लिक किया, उससे भी ये वेबसाइट चल गई है, ठीक है? लेकिन ये एक सिंपल फ़ाइल खुली है। अब इससे क्या होता था, अब जब मैं कोई भी चेंजिंग करता था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ। अभी ये इसको हम दोबारा समझते हैं, बट इसको मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि उसमें डिफ़रेंस क्या है। मैं इधर लिखता हूँ हेलो, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आया हेलो, नहीं लिखा हुआ आया, ठीक है?
बट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो हेलो लिखा हुआ आ गया। क्यों लिखा हुआ आया? क्योंकि ये सर्वर पे अपलोडेड था, तो जो भी चेंजिंग मैंने की वो ऑटोमैटिकली मेरे सर्वर पे हो गई, ठीक है? मुझे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ जिसको मैंने फ़ाइल के थ्रू खोला था, तो यहाँ पे मुझे जो है इसको कंटेंट को नहीं विज़िबल नहीं है मेरे लिए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे लिए कंटेंट विज़िबल हो जाएगा। तो ये एक फ़ीचर है वीएस कोड का कि हमें ये लाइव सर्वर की फंक्शनैलिटी जो है प्रोवाइड कर देता है, तो इसके थ्रू हम अपने कोड को लाइव देख सकते हैं, ठीक है? इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। हेड टैग में अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टैग्स डालते हैं, इसका कोई भी काम नहीं होता। इधर मैं कुछ भी लिखूँ ना, अब मैं इधर फॉर एग्जांपल हेलो लिख के दिखाऊँ, तो यहाँ पे आपको हेलो नहीं दिखेगा, दिख जाएगा क्योंकि एचटीएमएल में है, लेकिन ये हमारा हेड टैग इस काम के लिए होता नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम इसकी फंक्शनैलिटी जितना भी हमने कंटेंट डालना होता है वो हम अपने बॉडी टैग में डालते हैं। हेड टैग हमारी सिर्फ फाइल्स की लिंकेज के लिए यूज़ होता है और कुछ मेटा टैग्स के लिए होता है। अब मेटा टैग्स क्या होता है? इसको समझते हैं, ये चीज़ रह गई थी हमारी। ये बेसिकली बताती है कि लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स बेसिकली इसको आपने समझने की ज़रूरत नहीं है कि मेटा टैग्स अभी के लिए, ठीक है? बाद में जब आप इसको थोड़ी-सी गो थ्रू हो जाएँगे तो उसके बाद आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। ये कैरेक्टर से डिफाइन करता है कि यूटीएफ-8 हो रहे हैं। उसके बाद ये मेटा टैग डिफाइन करता है कि व्यू पोर्ट जो होगा वो विड्थ उसकी जो हमारा कंटेंट होगा वो विड्थ कितनी लेगा, डिवाइस की विड्थ के बराबर लेगा और इनिशियल स्केल उसका कितना होगा 1, ठीक है? यानी कि उसके स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग होता है साइज़ चेंज करना। जैसे मैं ज़ूम करता हूँ तो इसका मतलब मैं उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ, उसका स्केल इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए आ जाता है टाइटल टैग, ठीक है? इस चीज़ को आपने समझना है। आज के लिए सिर्फ़ इसको थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझें कि हमारा बॉडी टैग होता है और उससे ऊपर जो हेड टैग होता है, वो हमारा क्या करता है? वो हमारा करता है डिफरेंट, इसमें हम टैग्स को ऐड करते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। मेटा टैग हमारे पास, अगर हम इधर मेटा लिखें तो ये देखें वीएस कोड ये भी हमें प्रोवाइड करता है कि हमें सजेशंस देता है, ठीक है? हमें सारा कुछ खुद ब खुद नहीं, ए टू ज़ेड खुद ब खुद नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है? तो ये अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये जो है मेरे पास वीपी, ये कौन सा टैग को डिफाइन कर रहा है? अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा या एंटर करूँगा इस पे लाके, तो ये मेरा ये वाला मेटा टैग जो व्यू पोर्ट वाला, वीपी का मतलब है व्यू पोर्ट, ये वाला मेटा टैग खुद ब खुद डाल देगा, ठीक है? अगर मैं इसको डालूँ तो ये देखो इसने खुद ब खुद डाल दिया, ठीक है? कंट्रोल सी करूँ, अगर देखो, अब अगर इस तरह आपके पास सजेशन नहीं आ रही, आपने क्या करना है? आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, तो वो खुद ब खुद उसके सजेशन जो है वो शो कर देगा, ठीक है? मतलब इस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास सजेशंस गायब हो गई हैं। अब आपने ये नहीं करना है इसको बैक करके दोबारा एमईटी लिखना शुरू करना है। तो अब इस तरह अगर आपके पास जो है ना वो खत्म हो गई हैं सजेशंस, आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है तो आपके पास सजेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब ये टाइटल डॉक्यूमेंट क्या होता है? टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है हमारे वेबसाइट का टाइटल, ठीक है? अब देखो, वेब पेज का टाइटल, वेबसाइट का नहीं, वेब पेज का टाइटल। अब ये टाइटल हमें कहाँ पे डिस्प्ले होता है? ये टाइटल हमें डिस्प्ले होता है यहाँ पे। अब ये देखो मैंने इधर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, तो ये मेरे यहाँ पे ये टैब पे डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? अब अगर मैं इधर अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पे खुद ब खुद उसने रीलोड किया और मुबशर नमान यहाँ पे नाम जो है वो रिप्लेस हो गया। तो मैंने अपनी वेबसाइट के जो भी टाइटल डालना होता है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। जिस तरह आप ये डिफरेंट टैब्स में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है? अब ये आइकन्स किस तरह डालते हैं, इसके लिए हमारे पास टैग होता है फैव आइकन का, ठीक है? वो हम ये चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी हम जो है ना सिंपल वो कर रहे हैं। ये फैव आइकन हम डालते हैं, ठीक है? तो उसका हमारे पास टैग होता है, उसके थ्रू हम जो है ना इमेज डाल सकते हैं। ओके, अब हमारा कंटेंट कोई भी वेबसाइट है कहाँ पे डिस्प्ले होता है? इस ब्राउज़र के इतने हिस्से में, इससे नीचे, इस लाइन से नीचे और इससे ऊपर, यानी कि ये जो ब्राउज़र का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं बॉडी, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी। तो हम इस बॉडी में जो भी लिखेंगे वो हमारा उसमें जो है वो विज़िबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने लिखा है तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे विज़िबल होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब हम डिफरेंट टैग्स के थ्रू डिफरेंट तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। आज हम इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, ठीक है? जो बेसिक टैग है हमारे पास सबसे पहले आता है एचटीएमएल का टैग, एचटीएमएल कह रहा हूँ सॉरी, एच1 टैग, हेडिंग टैग, ठीक है? चार्जिंग लो हो गई है, ऊपर से मीटिंग का टाइम भी ऐड हो रहा है। अच्छा, अब H1 टैग क्या करता है? इस पे देखो मैंने H1 लिखा, मुझे वीएस कोड ने खुद ब खुद सजेशन देने स्टार्ट कर दी। मैंने H लिखा,
तो ये देखो उसने मल्टीपल सजेशन देनी स्टार्ट कर दी है, एच से हमारे जितने भी टैग स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। अब हमें चाहिए H1, मैंने H1 पे एंटर किया, उसने ओपनिंग और क्लोजिंग खुद ब खुद लगा दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ जी दिस इज हेडिंग 1, ठीक है, और मैं इस पे जाता हूँ। तो ये देखो क्या डिफरेंस फील किया आपने कि ये ज़रा ज़्यादा बोल्ड और साइज़ में बड़ा है, तो हेडिंग हमेशा बड़ी होती है हमारे पास। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ H2। अब हमारे पास हेडिंग टैग कितनी टाइप के होते हैं ये चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। हमारे पास होते हैं 6 टाइप के, ठीक है। अब मैं वो दिखाता हूँ, दिस इज हेडिंग 2, ठीक है। अब ये देखो ये थोड़ा उससे साइज छोटा है, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं H3 दिखाता हूँ, दिस इज मैं H3 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये साइज उससे भी छोटा हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं H4 लिखता हूँ, तो मैं इसका दिखा देता हूँ H4। तो ये देखो ये साइज़ उससे भी छोटा हो गया, तो ये उसके बाद मैं लिखता हूँ H5, और मैं लिखता हूँ H5, और मैं उसके बाद लिखता हूँ जी H6। तो ये हमारे पास 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो ये हम डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स देने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे स्पेस डालता हूँ तो देखते हैं क्या हमारे यहाँ पे स्पेस ऐड होती है, एच के पीछे नहीं ऐड हुई, ठीक है। क्यों नहीं ऐड हुई, क्योंकि HTML बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस को काउंट नहीं करता, ठीक है। इसके लिए हमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, वो उसको भी हम बाद में देख लेंगे। तो ये जस्ट एक बता रहा था कि HTML स्पेसेस को काउंट नहीं करता किसी भी एलिमेंट के पहले या बाद में। अब ये इन दोनों के दरमियान तो स्पेस काउंट करेगा, बट इसके बाद अगर मैं डालता हूँ तो ये इसके बाद भी देखना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 तक रुका हुआ है, ठीक है। 6 के बाद नहीं ये कॉपी हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्पेसेस ऐड ही नहीं हुई। अगर स्पेस ऐड होती तो ये ज़रूर उसको सिलेक्ट करता, जिस तरह ये H और 6 के दरमियान स्पेस को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडिंग टैग्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग क्या करता है, पैराग्राफ हमारे साइज को, स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा 16 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स फॉन्ट में। ये हमारा जितना मर्जी हमने पैराग्राफ लिखना हो ये उसको ऐड कर देता है। अब यहाँ पे देखना मैं 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आर्ट सी करता हूँ, तो ये देखो मैंने 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ इस पैराग्राफ टैग के अंदर ऐड किया। तो ये देखो ये उसने एक ही साइज में मुझे जो है वो स्टार्ट कर दिया, शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये पैराग्राफ मुझे इसने, अब ये क्या हो रहा था, ये मैंने इसको जूम किया हुआ था इसलिए इधर उधर हो रहा था। ये ना कहना कि आपने यहाँ पे कहा था कि ये मेटा टैग तो डिवाइस की विड्थ के बराबर कंटेंट दिखाएगा, डिवाइस की विड्थ के बराबर ही कंटेंट दिखा रहा है, मैंने दिखाने के लिए जूम इन किया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो कि ये डिवाइस की विड्थ से बाहर नहीं जाएगा, ये डिवाइस की विड्थ के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ टैग्स होते हैं। अब कल से इंशाल्लाह जो है ना हम बाकी टैग्स को भी देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टैग्स आते हैं। तो हम इंशाल्लाह कल से तो नहीं, नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी हमारी उसमें हम डिफरेंट HTML के टैग्स को देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखी है चीज़ें, कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट काम किस टाइप्स कौन सी होती हैं, काम किस तरह करती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, उसके बाद सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, और उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप क्या होता है, उसके बाद HTML का इंट्रोडक्शन देखा, डिफरेंस देखा, और HTML CSS और JS का डिफरेंस देखा, डिटेल्स देखे हैं, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा और एलिमेंट्स देखा। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। मीटिंग का टाइम 7 मिनट रह गया एंड होने में, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। तो आज के इसमें हमने इतना ही करना था। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, कोई भी क्वेरी वगैरह, तो वो कर सकते हैं। अगर समझ आई है तो भी बता दो, नहीं आई तो भी बता दें। तो दोनों सिचुएशन में एटलीस्ट चैट में 5 मिनट हैं, तो मैसेज ज़रूर करके बता दें।
यार ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की आप बात कर रहे हो सर्वर बनाना, तो अभी हम इसमें बेसिक में हैं, अभी बाकी भी ज़रा कहेंगे कि ये पता नहीं कौन सी बातें हुई जा रही हैं। इस तरह पता है क्या होता है कि अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में इतनी एक्सट्रीम लेवल की बातें करना स्टार्ट कर दें ना, तो जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, वो इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या-क्या बातें हो रही हैं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो वो स्टार्ट में जो है ना फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि अभी नहीं है, अभी टाइम नहीं है ये चीज़ डिस्कस करने का। आप बेशक मेरे से व्हाट्सएप पे डीएम कर लेना, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लूँगा आपके साथ।